हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सर्कुलर मोशन का कॉनिकल पेंडुलम का केस। और प्रैक्टिकल तौर पर कॉनिकल पेंडुलम का जो केस होता है, जैसे मान लीजिए किसी भी बॉडी को, कोई भी पत्थर ले लीजिए, ईटा ले लीजिए, किसी भी स्ट्रिंग से बांध लीजिए, किसी भी पत्थर को, है ना, स्ट्रिंग से बांध लीजिए और उसको इस तरह से रोटेट कराना है। एक तो होता है कि ऐसे रोटेट कराना, तो ये वर्टिकल सर्किल हो गया जो हम लोग पहले देख चुके हैं। ये वर्टिकल सर्किल का केस हो गया। लेकिन यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल सर्किल में ऐसे इसको रोटेट कराना है। ये कंप्लीट हॉरिजॉन्टल नहीं होगा। अगर बॉडी का मोशन देखिएगा तब तो हॉरिजॉन्टल होगा, लेकिन इस स्ट्रिंग को भी साथ लेकर के हम देखेंगे तो यह एक कोन टाइप से बनाएगा। कॉनिकल पेंडुलम का केस इसीलिए इसको कहा जाता है। सिर्फ बॉडी को आप देखें तो बॉडी का मोशन तो ऐसा होगा, इस तरह से हॉरिजॉन्टल। ये मान लीजिए कि स्ट्रिंग है, इस तरह से बॉडी का मोशन होगा हॉरिजॉन्टली। लेकिन स्ट्रिंग को देखेंगे ऐसे, ये इस तरह का आपका कोन टाइप से लगेगा, है ना। जैसे झालमुड़ी खाने में जो कोन बनता है ना, वैसे ये बनेगा, कोन टाइप से बनेगा। इसलिए इसको जो है कॉनिकल पेंडुलम का केस कहा जाता है। और यह जो फिगर है आपका 3 डायमेंशनल फिगर है। आई बात समझ में? तो यहाँ पर देखिए, ये आपका 3 डायमेंशनल फिगर है। जैसे कोई भी बॉडी को अगर स्ट्रिंग से लटका दे, जो देखो अगर लटका देंगे तब तो फिर ये सिचुएशन बनेगा, लटका देंगे तब तो ये सिचुएशन बनेगा। और यहां पर देखो टेंशन बॉडी में T है, यहां से यहां तक लेंथ जो स्ट्रिंग का ये L है, तो देखिए ये L है, यहां से यहां तक भी L ही है। अब ये बताओ, क्या अगर ये केस बनता है हॉरिजॉन्टल सर्कल का, अगर ऐसा केस बनता है तो वैसे स्थिति में क्या धागे का जो लेंथ होगा वो रेडियस के बराबर होगा? धागे का लेंथ क्या रेडियस के बराबर होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। बिल्कुल सही बात है। हॉरिजॉन्टल सर्किल में कॉनिकल पेंडुलम के केस में धागे का जो लेंथ होगा ये रेडियस के बराबर नहीं होगा। लेकिन वर्टिकल सर्किल अगर हम कराते हैं उसी को, तो धागे का जो लेंथ है वही रेडियस का काम करेगा। वर्टिकल सर्किल की बात करते हैं तो धागे का जो लेंथ है वही रेडियस का काम करेगा। लेकिन इसमें क्या होगा, धागे का लेंथ रेडियस का काम नहीं करेगा। और दूसरा फर्क यह है कि वर्टिकल सर्किल में ऐसे रेडियस बिल्कुल फिक्स है, और हॉरिजॉन्टल सर्किल की यहां पर अगर हम बात करेंगे तो अगर हम वेलोसिटी कांस्टेंट रखेंगे तब तो रेडियस फिक्स है, लेकिन अगर वेलोसिटी बढ़ाए जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, तो देखिए रेडियस इसका ऐसे बढ़ता जाएगा। ठीक है, होगा कि नहीं होगा? और बहुत स्पीड बढ़ा देंगे तो वैसे स्थिति में आपको लगेगा इस टाइप से हो गया। लेकिन कंप्लीट हॉरिजॉन्टल ऐसे होगा या नहीं होगा? कंप्लीट हॉरिजॉन्टल ऐसे नहीं होगा। ये हम लोग देखेंगे आगे, इससे पता चलेगा कि क्यों नहीं होगा। कितना भी स्पीड आप बढ़ा लीजिए, जैसे ऐसे घूमते 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 देखिए ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ये इतना भी एंगल हो गया, बहुत एंगल ज्यादा होगा तो ये 90 से थोड़ा सा कम ही रहेगा। कंप्लीट ऐसे 90 नहीं होगा। आई बात समझ में? क्यों नहीं होगा वो हम लोग को पता चलेगा। तो देखिए, सबसे पहले तो इसमें जो रेडियस होगा ये किसके बराबर होगा? L sin थीटा के बराबर। कैसे? ये लेंथ आपके पास L है और ये थीटा एंगल है, ये भी थीटा होगा। तो वैसे स्थिति में ये अगर L है तो ये L cos थीटा होगा, और ये क्या हो गया? L sin थीटा होगा ना। थीटा की तरफ cos लेते हैं, इसकी हमें जरूरत नहीं है, cos वाले कंपोनेंट की जरूरत नहीं है। अगर ये वाला पार्ट लें यहां से लेकर के यहां तक, तो ये L cos थीटा होगा, इसका काम हमें नहीं है। और ये कितना? L sin थीटा, इसका काम हमें है। ये लेंथ का कंपोनेंट हुआ। उसी तरह से टेंशन का कंपोनेंट देखो, धागे में जो टेंशन है वह T है। धागे में टेंशन कितना है? T है। ये एंगल थीटा है, तो इधर कितना हो जाएगा? T cos थीटा हो जाएगा। टेंशन T है, इधर वाला कंपोनेंट कितना हो गया? T cos थीटा हो गया। और इधर वाला कंपोनेंट कितना हो गया? T sin थीटा हो गया। बोलो, इसमें कोई दिक्कत है? इधर T cos थीटा, इधर क्या हो गया? T sin थीटा हो गया। बिल्कुल ठीक।
और mg आपका नीचे की तरफ लग रहा है। अब दूसरी बात है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वह किधर लगेगा, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किधर लगता है, सेंटर से बाहर की तरफ लगता है। तो अब सवाल यह है कि इसका सेंटर कौन सा है, ये जो पाथ बना रहा है हॉरिजॉन्टल सर्किल, इसका सेंटर आपका यहाँ पर है, ये सेंटर नहीं है। ये जब स्ट्रिंग ऐसे था लटका हुआ तब ये यहाँ पर इसका बॉडी था, लास्ट पोजीशन ये था। लेकिन जैसे ही इसको हॉरिजॉन्टली घुमाना शुरू करेंगे तो वैसे स्थिति में क्या होगा, यहाँ पर इसका सेंटर ऊपर उठ जाएगा, ठीक है, और स्पीड के साथ ये ऊपर उठता जाएगा। लेकिन कोई सर्टेन वेलोसिटी जब हम मानेंगे तो फिर ये आपका फिक्स होगा। अब यहाँ पर इधर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, ये सेंटर होगा, इससे बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, दैट इज mv²/r, ठीक है। और t cos थीटा ऊपर लग रहा है और नीचे आपका mg। तो बैलेंसिंग कंडीशन में, इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होगा, ऊपर वाला नीचे वाले को बैलेंस करेगा, मतलब t cos थीटा mg को बैलेंस करेगा और t sin थीटा mv²/r को बैलेंस करेगा। आई बात समझ में? तो बैलेंसिंग कंडीशन में दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेगा। तो अब आइए कहा जाए तो फिजिक्स इतना ही है, बाकी अब इसका कॉन्सेप्ट देखिए। इन द बैलेंसिंग और बैलेंसिंग या इक्विलिब्रियम एक ही बात है, बैलेंसिंग और इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या हो जाएगा, बोलो साहब, t sin थीटा किसके बराबर होगा, mv²/r। कोई तकलीफ इसमें? ठीक बात है। t cos थीटा किसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा, इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन 2। तो कहा जाए तो फिजिक्स में इतना ही है, लेकिन क्वेश्चन इसमें कई बनता है, कई क्वेश्चन बनता है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनता है। और आप ये कह सकते हैं कि सर्कुलर मोशन का बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन आपका बनता है। तो फिजिक्स में इतना ही है कि ऊपर वाला नीचे वाले को बैलेंस करेगा और t sin थीटा mv²/r को बैलेंस करेगा। ये बात क्लियर है? इसको फर्स्ट माना, इसको सेकंड माना। अब ऐसा करते हैं, डिवाइडिंग 1/2, एक में दो को डिवाइड कर देते हैं, t sin थीटा नीचे t cos थीटा mv²/r नीचे mg। तो t खत्म, mm खत्म, sin थीटा अपॉन cos थीटा, tan थीटा बराबर v²/tan थीटा बराबर v²/rg। बोलो इसमें कोई दिक्कत है? तो tan थीटा इक्वल टू v²/rg। अब यहाँ पर फिर देखते हैं, ये बताओ कि यहाँ पर v को क्या लिख सकते हैं, ओमेगा r लिख सकते हैं ना, v को क्या लिख सकते हैं, तो ओमेगा²r² हो गया, नीचे rg, ये भी कट हो गया, तो कितना हो जाएगा, ओमेगा²r और अपॉन g। ये आपका tan थीटा पहले तो हुआ, यहाँ तक बोलिए क्या कोई दिक्कत है? यहाँ तक क्लियर है? ये tan थीटा की बात हुई। बाकी देखिए अब यहाँ पर जो क्वेश्चन बनता है, कई क्वेश्चन बनता है कि एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा बॉडी का, ये बताइए। एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा ये बताना है, फिर टाइम पीरियड क्या होगा ये बताना है, फिर फ्रीक्वेंसी क्या होगा ये बताना है, और फिर फाइनली टेंशन क्या होगा स्ट्रिंग में ये बताना है। ठीक है, फिर सुनिए क्या क्या क्वेश्चन बनता है। ठीक है, एक तो आपका tan थीटा का भी क्वेश्चन बनता है, दूसरा क्वेश्चन जो है यहां पर बनेगा एंगुलर वेलोसिटी का मतलब ओमेगा निकालना है, इसका क्वेश्चन बनता है। एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर फ्रीक्वेंसी बात एक ही है। फिर टाइम पीरियड क्या होगा इसका क्वेश्चन बनता है, फिर फ्रीक्वेंसी क्या होगा इसका क्वेश्चन बनता है। फ्रीक्वेंसी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी दोनों अलग अलग है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है ओमेगा, दैट इज एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, और फाइनली स्ट्रिंग में टेंशन क्या होगा ये निकालना है। तो सभी को बारी बारी से डिस्कस करेंगे, कर रहे हैं अभी, पहले स्टॉप किया तक इसको लिखेंगे। आइए अब देखिए
यहाँ पर एक तो क्वेश्चन आपका टेन थीटा के लिए भी बना है ना, टेन थीटा के लिए एक तो ये भी आपके पास क्वेश्चन था डी स्क्वायर अपॉन आर जी, ये भी फॉर्मूला आया था। एक तो यह भी इम्पोर्टेंट है, इसका भी काम है, इसको भी याद रखिएगा। और यहाँ पर जब भी हमारे पास आया टेन थीटा इक्वल टू कितना आया, ओमेगा स्क्वायर आर अपॉन जी, और आर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एल साइन थीटा। देखिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस एल साइन थीटा, और एल जो है ये यहाँ पर जो है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है। क्या है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग का लेंथ, और आर जो है सर्किल का रेडियस है। दोनों में फर्क है, दोनों एक चीज यहाँ पर नहीं है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। आर क्या है, यह जो सर्किल होगा उसका रेडियस है, ठीक है, और एल क्या है, जो धागा है उसका लेंथ है। एल क्या है, जो धागा है उसका लेंथ है, ठीक है। और ये दोनों बराबर नहीं है, दोनों में रिलेशन आर इक्वल टू एल साइन थीटा का है। आई बात समझ में, ये बराबर तब होगा जबकि थीटा का वैल्यू 90 हो जाए, एकदम थीटा का 90 का वैल्यू, कहने का मतलब इस तरह से स्ट्रिंग हो जाए। अब ऐसे होगा या नहीं, ये तो क्वेश्चन मार्क है, ये हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। तो यहां सबसे पहले टेन थीटा इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर के स्थान पर एल साइन थीटा अपॉन जी, और टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा दे सकते हैं, बिल्कुल ठीक। तो ओमेगा स्क्वायर एल साइन थीटा अपॉन जी, साइन साइन खत्म हो गया, ओमेगा स्क्वायर एल इक्वल टू जी अपॉन कॉस थीटा, ओमेगा स्क्वायर एल इक्वल टू जी अपॉन कॉस थीटा। बोलो कोई दिक्कत इसमें नहीं। तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू जी अपॉन ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू एल अपॉन जी कॉस थीटा। तब ये ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू इतना आया, तो ओमेगा को क्या लिखेंगे, तो यह भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि अब यहाँ पर ओमेगा का वैल्यू क्या होगा। ओमेगा की बात करेंगे तो रूट अंडर जी अपॉन एल कॉस थीटा, ये क्या हुआ, एंगुलर वेलोसिटी या इसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। कंफ्यूज मत करिएगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी का मतलब फ्रीक्वेंसी नहीं होता, एंगुलर वेलोसिटी होता है। ये आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी है, फ्रीक्वेंसी, या इसको क्या कहते हैं, एंगुलर वेलोसिटी, ये दोनों है, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर फ्रीक्वेंसी रूट अंडर जी अपॉन एल कॉस थीटा। बोलो इसमें कोई दिक्कत है। तो अब यहां पर इसके बाद जो टारगेट है हमारा, टाइम पीरियड क्या होगा, फ्रीक्वेंसी क्या होगा, क्या टाइम पीरियड होगा, क्या फ्रीक्वेंसी होगा, ऊपर लिखा हुआ आप लोग का। देखिए अब बात करें फॉर टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। तो क्या करना चाहिए टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के लिए, बताइए तो साहब। क्या करें, ओमेगा को क्या लिख दें, 2 पाई, ओमेगा को 2 पाई बटे टी देते हैं। तो यहाँ पर जो है रूट अंडर जी अपॉन एल कॉस थीटा है ना, इधर लिखा हुआ है। यस सर। तो यहाँ से हम लोग टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं कि नहीं, ठीक है। तो 2 पाई बाई टी इक्वल टू इतना, तो टाइम पीरियड कितने के बराबर हो जाएगा, टाइम पीरियड कितने के बराबर हो जाएगा, टी को उधर डालिए तो 2 पाई रूट अंडर, देखिए टी इधर गया, 2 पाई रूट अंडर एल कॉस थीटा अपॉन जी। ये क्या निकला, टाइम पीरियड निकला। ये क्या निकला, टाइम पीरियड निकला। और अगर फ्रीक्वेंसी निकालना चाहेंगे तो क्या करना पड़ेगा, टाइम पीरियड को पलट दीजिए, फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा। क्या करना पड़ेगा, टाइम पीरियड को अगर हम उलट दें तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। तो n इक्वल टू 1 बाई टाइम पीरियड, इसको कंप्लीट पलट दीजिए, 2 पाई है तो यहाँ पर 1 बाई 2 पाई करिए, एल कॉस थीटा बाई जी है तो जी अपॉन एल कॉस थीटा करिए। तो यहाँ जो n इक्वल टू 1 बाई टी
1/2 पाई रूट अंडर जी अपॉन एल कॉस थीटा। तो यहाँ जो है ये आपका फ्रीक्वेंसी हो गया। क्या निकला ये? फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड को सीधा पलट दीजिए। यहाँ टाइम पीरियड 2 पाई रूट अंडर एल कॉस थीटा अपॉन जी था, 1/2 पाई रूट अंडर जी अपॉन एल कॉस थीटा। यह फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हो गया और ये क्वेश्चन भी हुआ। तो हम लोग इसमें अभी tan थीटा भी निकाले, एंगुलर वेलोसिटी भी निकाले, टाइम पीरियड निकाले और फ्रीक्वेंसी निकाले। ठीक है। फिर जब इसमें एक लास्ट क्वेश्चन बनता है कि स्ट्रिंग में टेंशन क्या होगा, तो पहले इसको लिख लीजिए, फिर टेंशन की बात करते हैं। यहां देखो फ्रीक्वेंसी हम लोग निकाल लिए हैं। ठीक है। अब इसमें यह बताइए कि जैसे स्ट्रिंग जो है ये कंप्लीट हॉरिजॉन्टल हो सकता है कि नहीं? पेन लॉज इस तरह से ये हॉरिजॉन्टल सर्किल कर रहा है। ठीक है, ऐसे कर रहा है। अगर स्पीड बढ़ाते जाए तो इसका एंगल भी बढ़ता जाएगा, है ना। और अगर एकदम रोक दें इसको तो देखो ऐसे हो थीटा 0, तब तो अभी तो हो ही नहीं रहा है, सर्कुलर मोशन ही नहीं हो रहा। फिर देखिए स्पीड बढ़ाते जाइए, ऐसा होते रहा है, रेडियस बढ़ता जा रहा है। ठीक है। तो अब अगर कंप्लीट ऐसे की बात है तो क्या ऐसा हो सकता है? रेडियस इसका लेंथ के बराबर हो सकता है? ये सोच के बताओ। तो नहीं हो सकता ऐसा। क्यों नहीं हो सकता? ऐसा होने का मतलब है कि थीटा 90 हो जाएगा और थीटा 90 होने का मतलब है कि cos 90 cos 90 0 और फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा? इन्फिनिटी हो जाएगा। तो कोई भी चीज का फ्रीक्वेंसी इन्फिनिटी नहीं हो सकता। फ्रीक्वेंसी इन्फिनिटी का कोई मतलब नहीं है। आई बात समझ में? इसलिए कभी भी रेडियस जो है लेंथ के बराबर इसमें नहीं हो सकता है। बोलो बात समझ में आया कि नहीं? अब इसमें देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि टेंशन क्या होगा स्ट्रिंग में, टेंशन क्या होगा ये निकालना, टेंशन निकालना। तो देखिए हमारे पास जो फॉर्मूला था, बोलो जी, टी साइन थीटा किसके बराबर था? mv स्क्वायर अपॉन आर। और टी कॉस थीटा किसके बराबर था? mg। यही था ना, ये फर्स्ट ये सेकंड था। तो साइन और कॉस में इक्वेशन है और आपको टेंशन चाहिए, क्या करना होगा? स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो क्या हो जाएगा? टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? mv स्क्वायर अपॉन आर का होल स्क्वायर और प्लस mg का स्क्वायर। टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये कितना हो गया? mv स्क्वायर अपॉन आर का होल स्क्वायर प्लस mg का स्क्वायर। अब यहाँ देखिए टी स्क्वायर कॉमन आ गया, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना हो गया? mv स्क्वायर, रहने दो अभी इतना ही, अब प्लस mg का स्क्वायर। यहाँ तक ठीक है? तो ठीक बात है। ये कितना हो गया? 1 हो गया। तो टी स्क्वायर इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन आर का होल स्क्वायर प्लस mg का होल स्क्वायर। टी स्क्वायर इक्वल टू इतना हुआ। अगर टी की बात करें तो अंडर रूट दे दीजिए, यानी तो पावर हाफ दे दीजिए, यही ना? पावर हाफ भी चलेगा? कोई दिक्कत है इसमें? या तो अंडर रूट कर दीजिए या तो पावर हाफ कर दीजिए, तो पावर हाफ कर दीजिए। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत है इसमें? तो यहाँ पर ये टेंशन हुआ, ये टाइम पीरियड नहीं है, ये आपका टेंशन इन द स्ट्रिंग। ये क्या हुआ? टेंशन इन द स्ट्रिंग। क्या निकला? टेंशन इन द स्ट्रिंग निकला। ये टाइम पीरियड नहीं है, हालांकि दोनों का इंडिकेशन कैपिटल टी ही होता है, इसलिए कंफ्यूज नहीं करना है ना। ये टेंशन हुआ और टाइम पीरियड तो हम लोग पहले निकाल चुके हैं, दोनों का इंडिकेशन कैपिटल टी ही होता है। ठीक है। तो ये आपका टेंशन हुआ, टाइम पीरियड निकाल चुके हैं, फ्रीक्वेंसी निकाल चुके हैं, एंगुलर वेलोसिटी निकाल चुके।
टेन थीटा निकाल चुके हैं। टेन थीटा है तो थीटा भी आपके पास है। तो इसमें देखो एक साथ कई क्वेश्चन बनता है और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। लेकिन फिजिक्स से मात्र यही दो लाइन था आपका, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड। फिजिक्स इतना ही था, ऊपर वाला नीचे वाले को बैलेंस किया, इधर टी साइन थीटा एम डी स्क्वायर अपॉन आर को बैलेंस किया, ठीक है। और पॉइंट ऑफ कंफ्यूजन इसमें ये था कि यहाँ पर देखो यह जो है सर्कुलर पाथ का जो सेंटर है वो ये है, तो इसके बाहर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। ऐसा नहीं कि गलती आप लोग ऐसा भी करते हैं कि इसके बाहर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा दी, तो ये सेंटर है ही नहीं साहब यहाँ से, ठीक है। और ये लटकाने वाली कोई बात ऐसा नहीं है, हमने शुरू में दिया था कि ये लटका हुआ है, लेकिन आप जब ऐसे घुमा रहे हैं तो लटकने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। तो इसके बाहर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेंटर के बाहर लगता है। दिस इज अ पॉइंट ऑफ मिस्टेक, बी केयरफुल। सेंटर यहाँ पर है सर्कुलर पाथ का, देखिए सर्कुलर पाथ बनाएगा ऐसे, ये इसके बाहर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, दैट इज mv स्क्वायर अपॉन r। बोलो इसमें कोई दिक्कत है, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है टाइप 4, और इसके बाद हम और भी कई टाइप पर अभी डिस्कस करेंगे। तो आज जितना ही, नेक्स्ट डे, थैंक यू।